गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मंजू राजावत। आज मानव भूगोल में पढ़ेंगे हम मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो हमें उसके साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन करना जरूरी होता है। उसी तरह से मानव भूगोल में भी अगर हम अध्ययन कर रहे हैं मानव भूगोल का, तो हमें उसके साथ में अन्य जो विज्ञान हैं उनका भी अध्ययन करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, पिछले जब अपनी बात हुई थी मानव भूगोल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि मानव की जो मानव भूगोल है उसमें मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों ही, पहले भौतिक भूगोल था उसके बाद मानव भूगोल का उदय हुआ। तो हम प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण जो हमें प्रकृति देती है, सांस्कृतिक वातावरण जो मानव द्वारा निर्मित होता है, उन सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वातावरण, दोनों के आधार पर 8 भाग किए गए हैं मानव भूगोल के जो विज्ञान है। मानव भूगोल में अन्य विज्ञान है, उसमें मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल, इसको दो भाग हो गए, मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल। तो प्राकृतिक विज्ञान जो है उसके 8 भाग हैं और मानवीय विज्ञान उसके भी 8 भाग हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गणित, सांख्यिकीय, भौमिकीय, जलवायु, रसायन, पादप पारिस्थितिकी, प्राणी पारिस्थितिकी, जल और समुद्र विज्ञान। मानवीय विज्ञान उसके अंतर्गत भी हम 8 चीज़ें पढ़ेंगे: मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, राजनीति शास्त्र, सैन्य विज्ञान और भू राजनीति विज्ञान। ठीक है ना। तो पहला आता है हमारा मानव भूगोल और गणित। किसी भी मानव भूगोल में अगर हम किसी भी प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो उस प्रदेश की हमें ज्योमेत्रीय स्थिति का जानना बहुत आवश्यक है। उसके अक्षांश क्या हैं, देशांतर क्या हैं, इसके अलावा भौगोलिक स्थिति है, उसकी क्षेत्रफल है। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें आवश्यक है और ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? गणित के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसलिए मानव भूगोल और गणित का आपस में संबंध है। दूसरा आता है मानव भूगोल और सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या कर पढ़ते हैं? किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है, उसकी वृद्धि है, उसकी सघनता है, उसका वितरण है और शक्तियाँ हैं, इन सब चीज़ों का हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किया किसका जाता है? मानव का किया जाता है। इसलिए मानव भूगोल और सांख्यिकी का आपस में संबंध है। फिर आता है मानव भूगोल और भौमिकी। भौमिकी इस भौमिकी मीन्स भू आकृति, किसी भी प्रदेश की भू आकृतियाँ, जैसे कि पर्वत है, मैदान है, घाटियाँ हैं, वहाँ पर जो मानव निवास करता है उनका इस सबसे सीधा संबंध होता है। इसके अलावा जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं, ये भी मुख्य स्थान रखते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन कहाँ करते हैं? भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं या भौमिकी के अंतर्गत करते हैं। करता कौन है? मानव करता है। इसलिए मानव का और भौमिकी का आपस में संबंध है। नेक्स्ट आता है मानव भूगोल और ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान। मनुष्य के भोजन, वस्त्र, मकान, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसका, और जिस प्रदेश में मानव रह रहा है वहाँ पर वो कृषि कार्य करता है या अन्य कार्य करता है, उसके ऊपर भी जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। या मानव जो रह रहा है उसके स्वास्थ्य पर, उसकी सुख सुविधाओं पर भी जलवायु अपना प्रभाव डालती है। उस मानव की जो प्रतिदिन की क्रियाएं हैं वो जलवायु से या ऋतु से प्रभावित होती हैं।
वनस्पति प्रभावित होती है, जीव जंतु प्रभावित होते हैं। तो इसलिए मानव भूगोल के अंतर्गत ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान का अध्ययन का मानव के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसलिए हम मानव भूगोल में ऋतु विज्ञान और जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब आता है मानव भूगोल और रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान का मानव भूगोल के में क्या संबंध है? तो विश्व के जितने भी मानव समुदाय हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। चाहे मानव भी प्राप्त करता है या जो भी प्राणी जगत है। अब चाहे मानव शाकाहारी हो या मांसाहारी, दोनों ही प्रकार से वो मिट्टी के ऊपर निर्भर है। कृषि कार्य करे या उसमें सब्जियां उगाए, फल उगाए, या वो मांसाहारी है तो भोजन जो पशु जगत है जिनका वो मांस खाता है या मांस प्राप्त करता है जिनसे वो भी वनस्पति के ऊपर, घास के ऊपर आधारित है। तो इसलिए मानव का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान के साथ संबंध है, क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी निर्धारित होती है। तो इसलिए हम मानव भूगोल के अंतर्गत रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब आता है मानव भूगोल और पादप पारिस्थितिकी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड प्लांट इकोलॉजी। तो मनुष्य के जीवन में आज से नहीं, आदिकाल से ही वनस्पति का महत्व रहा है। मानव वनों से लकड़ी प्राप्त करके मकान बनाने का काम करता है, जलाने के काम में लेता है, कारखानों में काम में लिया जाता है। वनों से वो अनेक प्रकार की अन्य बहुमूल्य जो औषधियाँ हैं या अन्य सामग्री है वो प्राप्त करता है। और इसके अलावा वन के द्वारा किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है, रोकने के, मिट्टी का कटाव रोकने के काम आता है, बाढ़ रोकने के काम में आता है। घास के जो मैदान हैं वो पशुओं के चरागाह के काम में आते हैं। तो इसलिए मानव का वनस्पति के साथ, और प्राचीन समय में तो अगर हम देखें तो हमारी सारी जो मानव जब आदिम अवस्था में था तो रहता ही वनों में था, तो वनों के साथ उसका सीधा संबंध रहा है। इसलिए मानव भूगोल के अंतर्गत हम पादप पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। अब आता है मानव भूगोल और प्राणी पारिस्थितिकी। प्राणी पारिस्थितिकी से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो है पशु जगत से। मानव सबसे अगर हम देखें तो नज़दीक पशुओं के लिए नज़दीक रहा है शुरू से ही, जब से मानव का विकास हुआ है। तो इसलिए मानव का पशु जगत से गहरा रिश्ता है। पशुओं से वो दूध प्राप्त करता है, मांस प्राप्त करता है, ऊन करता है, चमड़ा है। इसके अलावा पशु खेती करने के काम में आते हैं, सामान ढोने के काम में आते हैं। यात्रा के समय, पहले पुराने समय में जो लोग यात्रा करते थे, जब ये साधन उपलब्ध नहीं थे तो पशुओं का ही सहारा लिया जाता था। और इनमें सबसे अगर हम वर्तमान में भी देखें और प्राचीन समय में भी देखें तो जो कुत्ता है वो मानव का सबसे ज़्यादा साथी रहा है। और बहुत से ऐसे धर्म हैं जहाँ पर धार्मिक उत्सवों में या त्योहारों पर धर्म के नाम पर पशु बलि भी दी जाती थी। तो इसलिए मानव सभ्यता से लेकर और आदिकाल तक मानव का पशुओं के साथ गहरा संबंध रहा है। इसलिए मानव भूगोल के अंतर्गत हम प्राणी पारिस्थितिकी का भी अध्ययन करते हैं। अब आता है मानव भूगोल और जल विज्ञान या समुद्र विज्ञान। तो
प्राकृतिक अगर हम जल संसाधनों में देखें तो जल का महत्व केवल मनुष्यों और पशुओं को पीने के लिए ही नहीं, वरन सिंचाई है, जल विद्युत है, इनके उत्पादन के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता है। तो आदिकाल से लेकर सभ्यता के विकास का हम देखें तो अगर हम प्राचीन समय में जो भी हमारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, दजला फरात हो, है तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो हमारी सारी की सारी कहाँ विकसित हुई हैं? नदियों के किनारे। और अगर हम वर्तमान में देखें तो भी संसार के जो बड़े बड़े महानगर हैं वो नदियों के या झीलों के किनारे पर बसे हुए हैं। नदियों, झीलों और सागर ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण परिवहन के संसाधन हैं। इसके अलावा सिंचाई के काम में, जल शक्ति के काम में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो मछुआरे हैं हमारे, वो समुद्रों से, नदियों से मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो समुद्र विज्ञान और मानव का आदिकाल से ही, प्राचीन समय से ही संबंध रहा है और हम इसीलिए मानव भूगोल के अंतर्गत समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो ये तो थे मानव प्राकृतिक विज्ञान के कुछ प्रकार, जिनका कि हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब आता है मानव भूगोल और मानवीय विज्ञान। इनको भी 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला है मानव भूगोल और मानव शास्त्र। मानव भूगोल और मानव विज्ञान दोनों ही विषयों में मानव की जो प्रजातियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है और मनुष्य की जो शारीरिक बनावट है या जैविक लक्षण है उसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण होता है। इसलिए हम विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या में इन मानव वर्गों के विचार के लिए ही मानव शास्त्र के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। इसलिए मानव विज्ञान का मानव शास्त्र के साथ गहरा संबंध है या अध्ययन किया जाता है। अब आता है मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। मनुष्यों ने वातावरण के संसाधनों का उपयोग करके, जो भी हमें वातावरण में संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके किस किस प्रदेश में कौन कौन से आर्थिक व्यवसाय अपनाए हैं या उनका सहारा लिया है, इन सभी बातों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है मानव भूगोल और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हम क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? जो हमारा सामाजिक स्वरूप है या मानव समुदाय है, इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। किसके लिए? किनका है? मानव समुदाय का। तो मानव समुदायों के सामाजिक संगठन, परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, लोक नीति, राजनीति, रीति रिवाज, उनकी प्रथाएं, इन सब का अध्ययन करते तो हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते किसके लिए हैं? मानव भूगोल। दोनों में ही किया जाता है इनका अध्ययन। इसलिए मानव भूगोल और समाजशास्त्र का संबंध है। अब आता है मानव भूगोल और इतिहास। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानवीय सभ्यता और उसके विकास का कालिक अनुक्रम या हम ऐसे कहें कि मानवीय सभ्यता और उसके विकास का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? इतिहास के अंतर्गत। किस किस युग में हुई है, किस देश में निवास करने वाली जो जनता है वो कितनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी उन्नति की है, उसने कितना संघर्ष किया है, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और करते किसके लिए? मानव के लिए करते हैं।
तो इसलिए मानव भूगोल और इतिहास का दोनों का संबंध है। अब आता है मानव भूगोल और पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान के द्वारा हम विभिन्न जो युग हैं उनमें जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसके प्रतीकों का अध्ययन करते हैं, उनका कैसे संरक्षण किया जाता है, सभी प्रतीक या जो भी वहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं उनके जो भू दृश्य हैं मानव भूगोल के ही दृश्य होते हैं। इसलिए मानव भूगोल का पुरातत्व विज्ञान का आपस में संबंध है। अब आता है मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान। विभिन्न राष्ट्रों की जो सीमाएं हैं या क्षेत्रफल है या भौगोलिक साधन हैं या वहाँ की जनशक्ति है या सुरक्षा है, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल और सैन्य भूगोल दोनों में किया जाता है। अब कोई कहीं किसी क्षेत्र में युद्ध होता है तो वहाँ के लिए जो मोर्चे हैं, मोर्चों के लिए वहाँ का जो वातावरण है, जैसे कि घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, मैदान हैं, विभिन्न प्रकार की जो पारिस्थितिकी हैं, इसके अलावा जलवायु और वनस्पति है, इन सब का भी ज्ञान किसको कराया जाता है? सैन्य विज्ञान के अंतर्गत कराया जाता है। शत्रु या मित्र देश हैं, उनकी वहाँ मित्र देशों की जो जनसंख्या है या रीति रिवाज है या सभ्यताएं हैं, इसका जो ज्ञान है वो सैनिकों को दिया जाता है। इसलिए सैन्य विज्ञान और मानव भूगोल दोनों आपस में संबंधित हैं। अब आता है मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान। दोनों के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, विभिन्न प्रदेशों की या राष्ट्रों की जो शासन प्रणालियां हैं या सरकारें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में तो प्रादेशिकरण के साथ साथ राजनीतिक सीमाएं हैं, क्षेत्र हैं, उनका आपस में संपर्क है, उनका प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो इन सब का अध्ययन होता है। इसलिए ये दोनों ही आपस में संबंधित हैं, मानव भूगोल और राजनीति भूगोल। अब आता है मानव भूगोल और भू राजनीति। विश्व में राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं। विश्व शक्तियों का प्रभाव, उनके ध्रुव, उनके सहयोगी एवं विरोधी दल भी क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। इन परिवर्तन पर जो क्षेत्रीय स्वरूप है या स्थितियां हैं उनका क्या प्रभाव होगा, यह अध्ययन मानव भूगोलवेत्ता ही करते हैं। इसलिए मानव भूगोल और राजनीति, भू राजनीति, इसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से मानव भूगोल और अन्य जो विज्ञान हैं उनका आपस में संबंध है। मानव भूगोल एक संयुक्त विज्ञान के रूप में, मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो एक संयुक्त विज्ञान के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत हम जो हमारे प्राकृतिक विज्ञान हैं उनके जो प्रकार हैं और सांस्कृतिक विज्ञान है, इनके प्रकारों का हम अध्ययन करते हैं। और ये सब मानव पारिस्थितिकी समायोजन की दृष्टि से अनुप्रयुक्त रूप से मानव भूगोल में ये अध्ययन किए जाते हैं। इसलिए कहा मानव भूगोल एक संयुक्त विज्ञान के रूप में अध्ययन है। तो ये रहा बच्चों आज मानव भूगोल और उसके साथ अन्य विज्ञानों का संबंध। अगली क्लास में हम आपको दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।